हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। हम जुलाई 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 वीडियोस ऑलरेडी देख लिए हैं। उन 6 वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा, तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय परिदृश्य, प्रादेशिक परिदृश्य, और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बार वाले वीडियो मेन्स में क्या क्या क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। हमने पढ़ा था कि GSAT-24 वाला जो क्वेश्चन है, जो कि किस फ्रांस कंपनी के द्वारा उसको लॉन्च किया गया था, तो वो एज इट इज़ क्वेश्चन जो है आपकी वीडियो मेन्स में पूछा गया है। उसके अलावा हमने मई या आई थिंक जो है अप्रैल की क्रोनोलॉजी में हमने पढ़ा था INS वल्सुरा के ऊपर कि कौन सा जो है उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो INS वल्सुरा को सम्मानित किया गया है, वो भी हमने क्रोनोलॉजी में पढ़ा था। और आज एक क्वेश्चन और है करंट अफेयर से, जो हम आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे, और वो इसी मैगजीन से उठाया गया है और वीडियो मेंस में एज इट इज़ वो क्वेश्चन आया है, तो उसको हम आगे चल करके आपसे डिस्कस करेंगे। इन सभी चीज़ों को देखिए फ्रेंड्स, बताने का एक ही मकसद है कि आप लोग इस मैगजीन के इंपॉर्टेंस को समझ सकें कि क्यों हमें इस मैगजीन को बार बार पढ़ना चाहिए और क्यों इसका रिविजन करना चाहिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है इसी मैगजीन से आपके करंट अफेयर्स में उठ करके आते हैं, तो इस मैगजीन को आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको सलीके से रिवाइज करना है। और जिन लोगों के पास में फिजिकल फॉर्म में मैगजीन है, वेल एंड गुड, आप उससे पढ़िए, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। जिन लोगों के पास मैगजीन अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य को, यानी कि इकोनॉमिक न्यूज़ को, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हमें पढ़नी है। तो देखिए, एक परियोजना है, एक स्कीम है, लॉन्च की गई है, जिसका नाम है निपुण परियोजना। ये जो परियोजना है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं निपुण का। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ठीक है, इतनी लंबी जो डेफिनेशन, इसका जो फुल फॉर्म है, इससे आप थोड़ा घबराइए नहीं। इतना ध्यान रखिए कि जो निर्माण वर्कर्स होते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको अपस्किलिंग करने का, प्रशिक्षण देने का कार्य जो है, ये इस निपुण स्कीम के तहत जो है वो किया जाएगा। फिर क्या करेंगे कि भाई इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनको दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा, इनको विभिन्न जो योजनाएं हैं उनसे इनको अवगत कराया जाएगा ताकि इनकी सोशल सिक्योरिटी हो सके। इनको विदेशों में भी भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर ये जो है अपने स्किल्स के, हुनर के बलबूते पर जो है कार्य कर सके और अच्छी इनकम जो है वो प्राप्त कर सकें। तो ये टोटली जो ये निपुण जो परियोजना है, ये किसके लिए है? निर्माण वर्कर्स के लिए ये योजना डेडिकेटेड है। इसको लॉन्च किया था केंद्रीय आवास और शहरी कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। और इसका जो ये जो योजना है, ये आपके आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इनके तहत जो है ये योजना कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, 1 लाख से भी अधिक जो निर्माण श्रमिक है, उनको जो है अपस्किलिंग और कौशल विकास जो है वो उनका किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि भारत के अंदर पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है, नॉलेज नहीं है उनको अपने काम की, अपने काम को अपग्रेड करने की उनके पास नॉलेज नहीं है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो कई सारे जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके पास अभी भी भीम UPI वगैरह जो है उससे वो अनअवेयर हैं। ठीक है, वो कैसे वर्क करता है उससे वो अनअवेयर हैं, जबकि टेक्नोलॉजी काफ़ी जो है आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन वो उन चीज़ों से अनअवेयर हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो सरकार के द्वारा हैं, उनमें उनका इनरोलमेंट अभी तक नहीं है। तो ये जो है सरकार क्या कर रही है, एक एक को टारगेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को टारगेट किया है कि भाई इनका कौशल विकास किया जाए, कुछ लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए, उनको अपस्किल किया जाए, ताकि ये जो है अपना जो देश के विकास में भी भूमिका निभा सके, रिसोर्स डेवलपमेंट भी कर सके, और एक तरीके से जो है एक कौशल विकास जो है वो इन लोगों का हो सके। अब देखिए, इसके अंदर और भी कई सारी स्कीम्स हैं, और इसके अंदर जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें जो एक नोडल एजेंसी है वो है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इसका नोडल एजेंसी है, क्योंकि यही जो है इसके प्रशिक्षण, निगरानी, उम्मीदवार की ट्रैकिंग करना, समग्र उसका जो निष्पादन का कार्य है वो सब इसके द्वारा किया जाएगा। इसमें देखिए, जो प्रशिक्षु होंगे, जो ट्रेनी होंगे, उनको कौशल बीमा और 2 लाख रुपए के कवरेज जो है वो दिया जाएगा। 3 साल तक का उनको दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। डिजिटल कौशल, जैसे कि कैशलेस लेन देन कैसे होता है, भीम ऐप है, UPI है, इन सब का जो है EPF जो योजनाएं होती है, इन सब का बारे में जो है सुविधाएं इनको प्रदान की जाएगी, नॉलेज जो है वो इनको दिया जाएगा। इसमें देखिए, ये भी कहा है कि 12,000 से ज़्यादा लोगों को जो है सऊदी अरेबिया, UAE और जो खाड़ी देश है वहाँ पर जो है वो कार्य करने के लिए भेजा भी जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके तहत देखिए, ये जो योजना है ये केवल सरकार के द्वारा नहीं है, ये जो और संस्थाएं हैं, जैसे कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, रियल एस्टेट आप जानते ही हैं कि जो ये भूमि से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कंपनी है, उसके द्वारा इसमें भागीदारी निभाई जा रही है। और उसके अलावा एक संस्था और है, क्रेडाई, जिसका नाम है
कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो है इसके अंदर भागीदारी, इस प्रोजेक्ट के अंदर भागीदारी जो है वो निपुण पोर्टल में, निपुण परियोजना में भागीदारी दी जा रही है। तो आप निपुण योजना के बारे में ध्यान रखिएगा, आपसे इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, भारत की 4 कंपनियां जो है वो शीर्ष 100 वैश्विक ब्रांडों में जो है वो शामिल हुई है। ये ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है हमारे भारत की 4 कंपनियां। तो 100 कंपनीज ऐसी देखी गई थी जिसके के अंदर 4 जो है वो भारत की कंपनियां हैं। देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं वो। देखिए, एक कंसल्टेंसी कंपनी है जिसका नाम है डेटा एनालिटिक्स और ब्रांड कंसल्टेंसी कंपनी कंतार। ये जो कंतार नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा जो है ये रैंकिंग निकाली गई है 100 ब्रांड्स के ऊपर, जिसमें कि इन्होंने जो है देखिए सबसे ऊंचा स्थान एप्पल को दिया है, फिर गूगल को दिया है। इनकी रैंकिंग है, देखिए ये रैंक 1 2 3 4 5 है। माइक्रोसॉफ्ट है, टेंसेंट है, मैकडोनल्ड्स है। भारत की जो कंपनीज है उसमें देखिए सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है भारत की वो है टीसीएस को इसमें 46वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है HDFC, जिसको कि 61st पे रखा गया है। फिर है इन्फोसिस 64th पे, और सबसे लास्ट में 92 स्थान पर रखा गया है ICICI बैंक को। तो ये जो 4 जो हमारे यहाँ पर कंपनीज हैं इनके नाम ध्यान रखिएगा, TCS, HDFC, इन्फोसिस और LIC। ये रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। तो इनको जो है भारत की जो ये 4 कंपनियां इनको वैश्विक ब्रांड के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है। ये कोई खास इसमें जैसे न्यूज़ पढ़ने लायक है नहीं, इसमें सिर्फ इतना है कि भाई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई है, इसका 20 वर्ष तक की इसकी अवधि होगी और हम 4G से अब 5G की तरफ बढ़ने वाले हैं। 72,097.85 मेगाहर्ट्ज़ जो है इतने स्पेक्ट्रम की जो है नीलामी इसके अंदर की जाएगी। तो ये इतना कुछ इसमें से क्वेश्चन बनने जैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक रिपोर्ट आई है। ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व में जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नवाचार होते हैं, उनका किस तरीके से इकोसिस्टम काम कर रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है ये जो कंपनी है उसका नाम है स्टार्टअप जीनोम कंपनी, और ये जो है वैश्विक जो नीति सलाहकार और एक अनुसंधान फर्म है, और इसने जो है अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। कौन सा स्टेट जो है इकोसिस्टम के मामले में, स्टार्टअप के इकोसिस्टम के मामले में कौन से स्थान पर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स है, कहाँ सुधार हो रहा है, उन सब की एक रैंकिंग है। तो इसमें देखिए ये इसका 10वां संस्करण था, और इसमें जो है कहा है कि बाजार और वित्त पहुंच में बड़े सुधारों के साथ बेंगलुरु जो है वो 22वें स्थान पर है इस रैंकिंग में। दिल्ली को 11वां स्थान मिला है, 11 स्थान की छलांग लगा के दिल्ली जो है इसमें 26वें स्थान पर है। बॉम्बे जो है वो 36वें स्थान पर, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वैसे भी तो बहुत जनरल बात है कि हमारे यहाँ पर बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, एक तरीके से सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु हमारे लिए। और केरल की अगर बात करें तो इसमें 4था स्थान उसने प्राप्त किया है, लेकिन किस क्षेत्र में, किफ़ायती प्रतिभा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा अगर आप वर्ल्ड की ओवरव्यू बात करें तो सिलिकॉन वैली टॉप मोस्ट है इकोसिस्टम के मामले में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में। फिर है लंदन, फिर है न्यूयॉर्क, बोस्टन, बीजिंग, फिर है लॉस एंजलिस, तेल अवीव, शंघाई, सिएटल और सियोल। इतने सारे नाम आपको ध्यान नहीं रखने, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि सिलिकॉन वैली, फिर लंदन और फिर न्यूयॉर्क को जो है इसमें स्थान मिला है। भारत की बात करें तो बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई को जो है वो इसमें स्थान दिया गया है। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा उत्तर भारत है उसका पहला बायोटेक पार्क जो है वो उसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो है हमारे औद्योगिक बायोटेक पार्क का जो उद्घाटन है ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये बायोटेक पार्क क्या करेगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, औषधि और सुगंधित पौधों पर जो है वो शोध करेगा, और ये हरित श्रेणी के व्यवसायों को जो है वो बढ़ावा देगा। यानी कि जो भी आपकी ग्रीनरी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स है उनको बढ़ावा देने का कार्य जो है ये बायोटेक पार्क करेगा। नाम में आपको पता है बायोटेक है, तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे ये बायोटेक पार्क के द्वारा किए जाएंगे। तो ये बायोटेक पार्क उत्तर भारत का सबसे पहला कहाँ बना है, जम्मू कश्मीर में बना है, इतना हमको ध्यान रखना है। अब एक फैक्ट और है इसमें कि भारतीय बायोटेक उद्योग जो है वो विश्व के शीर्ष 12 ठिकानों में से एक है, और चीन के बाद एशिया में इसका दूसरा स्थान आता है। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय जो बायोटेक उद्योग है वो वर्ल्ड के अंदर जो है 12 ठिकानों में से एक है, मतलब 12 जो स्पॉट्स हैं उनमें से एक जो है वो भारत का है।
फिर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है अंकटाड, और ये जो रिपोर्ट है रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट है ये आपके अंकटाड के द्वारा निकाली जाती है। इसके ऊपर प्रीलिम्स के अंदर RS के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो आप याद रखिएगा अंकटाड के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। फुल फॉर्म क्या है अंकटाड का? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और 2022 की रिपोर्ट है जो कि देशों के अंदर किस प्रकार का व्यापार चल रहा है, व्यापार के ऊपर जो है और कैसा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, FDI कितना आ रहा है, उसके ऊपर जो है ये देशों को रैंकिंग देता है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के मामले में यानी FDI के मामले में, FDI आप जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो FDI जो निवेश है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंक में उछाल हुआ है यानी कि शीर्ष प्राप्तकर्ताओं देश में 2021 में एक स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वैश्विक FDI जो प्रवाह है उसको प्राप्त करने वाले 5 जो प्रमुख देश हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा FDI आता है अमेरिका में 367 बिलियन अमेरिकी डॉलर, फिर है चाइना, फिर है हांगकॉन्ग, फिर है सिंगापुर और फिर है कनाडा। तो इनके द्वारा जो है ये 5 देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा FDI जो है वो आता है। और भारत के बारे में बता दिया है कि 7वें स्थान पर इसकी जो है वो पहुँच हो चुकी है। 64 बिलियन डॉलर जो है FDI था हमारे यहाँ पर, अभी 45 बिलियन डॉलर जो है ये हो गया है। तो FDI के ऊपर वैसे क्वेश्चन आया था RS मेंस के अंदर 2018 वाले पेपर में, आई थिंक उसमें पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा FDI जो है वो भारत को किन 4 देशों से मिलता है, तो उनके नाम आपको लिखने थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रीलिम्स में भी आया देखिए क्वेश्चन रिपोर्ट के ऊपर, किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और मेन्स के अंदर क्वेश्चन आया कि कहाँ से जो है FDI फ्लो सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है उसको बढ़ा करके 4.90% कर दिया है। रेपो रेट के बारे में तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए जब बैंक RBI से जो लोन लेती है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, और अगर RBI ये काम करता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो जैसे ही अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट का सीधा संबंध होता है लिक्विडिटी को स्क्वीज़ करने में, यानी कि कम करने में। जैसे ही मान लीजिए कि अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो बैंक जो है वो कम लोन जो है वो लेंगे, कम लोन लेंगे तो उनके पास कम लिक्विडिटी होगी और मार्केट में भी लिक्विडिटी जो है वो कम पहुंचेगी, क्योंकि लोग भी लोन जो है वो कम ले पाएंगे। तो इसीलिए जो है देखिए यहाँ पर कि लिक्विडिटी को स्क्वीज़ करना होता है, तब इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, यानी कि अगर आप ये कहें कि मुद्रास्फीति को अगर कम करना हो तो क्या करना होता है, मार्केट से लिक्विडिटी को लेना होता है, खींचना होता है। तो वो कार्य RBI के द्वारा कैसे किया जाता है, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके ये RBI के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो यहाँ रेपो रेट को बढ़ाया गया है। रेपो रेट को जैसे बढ़ाया जाता है तो अन्य जो रेट्स होते हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि जो आपका स्थायी जमा सुविधा SDF होती है वो भी 4.15 हो गई है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, बैंक रेट है, उन सब में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली आप एक एक चीज़ को याद रखें। बाकी आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि अभी जो रेपो रेट है वो 4.90 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है उसको RBI की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। मौद्रिक नीति समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसका चेयरमैन कौन होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके ऊपर UPSC में भी क्वेश्चन आ चुका है, और उर्जित पटेल समिति जिस समय बनी थी उसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, और इसको जो है माना भी गया था इस रिकमेंडेशन को कि भाई जो भी ये जो रेट्स होती हैं ये किसी एक व्यक्ति RBI के गवर्नर द्वारा तय ना हो, एक पूरी समिति के द्वारा तय होनी चाहिए। तो इसीलिए 6 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है। अब इसके चेयरमैन कौन है ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो आप मुझे ज़रूर से बताएं। फिर देखिए भारत वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में 4th स्थान पर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अंदर जो है भारत को 4th पोजीशन मिला है। ये क्या है इसको पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये कुछ विशेष नहीं है, इस पर क्वेश्चन आना मुझे नहीं लगता कि आएगा ऐसा, बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल नाम की एक काउंसिल बनी हुई है जो गोल्ड के ऊपर जो है मॉनिटरिंग वगैरह रखती है। उसने ये कहा है कि गोल्ड की जो रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग यानी कि दोबारा से गोल्ड को जो हम रीयूज़ करते हैं उसमें भारत का स्थान 4थे नंबर पर है। पहला स्थान किसका है, चाइना का। तो ये जो देश है जो है दोबारा से रिसाइकिल जो है गोल्ड को कर रहे हैं। तो रिसाइकिल गोल्ड करने में भारत का स्थान कौन सा है, 4th नंबर का है। बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें काम का है नहीं। अब हम इकोनॉमिक न्यूज़ इन शॉर्ट में चलते हैं, और जल्दी आप देखेंगे कि हम जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया था वीडियो मेंस में वो उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
अब देखिए हमारी जो MCI मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिसको हम वाणिज्य मंत्रालय बोलते हैं, उसने हाल ही में एक डेटा दिया और उसने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर देश है, व्यापारिक भागीदार देश है, वो अमेरिका बन गया है। पहले चाइना था, अब चाइना का स्थान किसने ले लिया है? अमेरिका ने ले लिया है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपको ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर जो है पूरा एक चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई सबसे ज़्यादा ट्रेड हम किससे करते हैं, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है हमारा। तो हाल फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, उसमें अपडेट भी हमको करना होगा कि अमेरिका जो है हाल ही में जो है भारत का सबसे बड़ा जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। तो ये हाल ही की लेटेस्ट रिपोर्ट है। फिर देखिए बिहार में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार अभी देखने को मिला है। तो हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जो है, उसने बिहार में जमुई जिले के अंदर जो है 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार मौजूद होने की पुष्टि जो है वो की है। तो अच्छी बात है कि हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारे देश में ही हमको गोल्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो गोल्ड भी सस्ता हो सकता है, अभी 50 के पार है, क्यों? तो थोड़ा सा ये है। अब देखिए वस्तुतः जो है GSI के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है इसमें कि भाई जमुई जिले के करमाटिया, झाझा और सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की मौजूदगी के संकेत मिले हैं और बिहार सरकार द्वारा अब भारत के सबसे बड़े इस स्वर्ण भंडार के अन्वेषण के लिए अनुमति देने का निर्णय जो है वो किया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अभी स्वर्ण भंडार जो है वो कहाँ पर मिले हैं, तो बिहार के अंदर जो है जमुई जिले के अंदर जो है इसके सबसे बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं। अब देखिए एक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बिहार के रक्सौल में किया गया है। तो ये क्या है, एक तरीके से नेपाल से जो सैंपल्स वगैरह आते थे उनके लिए जो है इसको बनाया गया है ताकि ये जो है इजी गोइंग रहे। पहले कोलकाता जाते थे ये नमूने चेकिंग होने के लिए, तो अब FSSI ने जो है बिहार के रक्सौल में ही जो है एक खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। बस ये छोटी सी न्यूज़ थी, इतना इसमें कुछ काम का है नहीं। नेक्स्ट देखिए ईज़ 5.0 क्या है, यहाँ पर कहाँ गया? अब देखिए ईज़ नेक्स्ट क्या है और ईज़ क्या है। तो देखिए ईज़ 5.0 अभी लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारे वित्त मंत्री है। ये ईज़ नेक्स्ट क्या है कि जितने भी हमारा जो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं जैसे कि SBI वगैरह है, तो इनमें जो है सर्विस सुधार को लेकर के इसको लॉन्च किया गया है। तो ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि सर्विसेज में कैसे सुधार किया जा सकता है उसको आगे बताएगा। तो देखिए इसके जो है 4 वार्षिक संस्करण पहले ही विकसित हो चुके थे और इसमें बैंकों में विविध क्षेत्रों में सुधार के लिए जो है इसने प्रेरित किया है। तो अभी कौन सा हुआ है लॉन्च? ईज़ 5.0 लॉन्च हुआ है। आपसे पूछ लेंगे कि ईज़ 5.0 का संबंध किससे है, तो आपको टिक लगाना उसमें कि सार्वजनिक बैंकों में सुधार के लिए जो है ईज़ 5.0 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो देखिए धरोहर क्या है, धरोहर राष्ट्र को समर्पित की है निर्मला सीतारमण जी ने। धरोहर क्या है? तो धरोहर एक तरीके से संग्रहालय है, म्यूजियम है, जिसके के अंदर ये GST से रिलेटेड जो भी अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय की स्थापना की गई है और इसका नाम रखा गया है धरोहर। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो गोवा में की गई है। गोवा में आपको पता है कि पहले पुर्तगाली शासन हुआ करता था, तो उस समय एक बिल्डिंग हुआ करती थी, इसको ब्लू बिल्डिंग का नाम दिया गया है। इससे पहले इसका नाम था अल्फा डेंगा, इसका नाम था इस बिल्डिंग का। तो ये 400 से अधिक वर्ष तक ये बिल्डिंग वहाँ पर अभी भी सिचुएटेड है मंडोवी नदी में। मंडोवी नदी आपको पता है गुजरात की गोवा की कुछ जीवन रेखा है, गुजरात की नहीं। तो वहाँ पर जो है धरोहर नाम की बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन आया था वीडियो मेंस का। तो देखिए इसमें है महू में स्थापित होगा भारतीय 5G टेस्ट बेड। तो ये क्या है? IIT मद्रास जो है उसके सहयोग से एक भारतीय 5G टेस्ट बेड मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है वो महू में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि 5G टेस्ट बेड क्या है। तो ये 5G टेस्ट बेड जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको मिलिट्री के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया है ताकि स्वदेशी तकनीक की सहायता से यानी इंडिजिनस जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से 5G टेक्नोलॉजी को मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जा सके। ये इसका लाभ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य है कि जो MCT है, MCT का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्योंकि ये जो 5G टेस्ट बेड है ना, ये आपका MCT यानी कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, और जो आपका IIT मद्रास है, IITM मतलब IIT मद्रास, इसके दोनों के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। और ये हेल्प किसकी करेगा? तो ये जो हमारा जो मिलिट्री है, जो सेना है, उसके लिए ये जो है एक प्रशिक्षण सुविधा उनको जो है वो देगा और एक स्वदेशी प्रयास है ये उनको आत्मनिर्भर बनाने में। तो ये इसका उद्देश्य है और ये इसका लाभ है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया है।
सो फ्रेंड्स, ये है आपका इसी बार वाला वीडियो मेंस का पेपर। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है कि हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो है आपकी मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट था और हमने अभी इसको पढ़ भी लिया और इस पर से क्वेश्चन भी जो है वो आया है। सो फ्रेंड्स, जो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, आर्थिक परिदृश्य को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ लिया और सोचते हैं काम खत्म हो गया, तो उन लोगों के लिए एक तरीके से आई ओपनर है कि आपको जो है इसको भी बहुत सीरियसली पढ़ना है। 60 पेजेस की मैगजीन है, कोई ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। इसको अपन पढ़ सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमें एक एक चीज़ जो है इसकी बार बार पढ़नी चाहिए ताकि हमारे इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में ना छूटें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है GOBP और जोमेटो जो है उसके बीच में समझौता हुआ है। तो इसमें क्या समझौता हुआ है? आप जानते हैं जोमेटो के तहत जो डिलीवरी होती है, तो वो जो डिलीवरी है उसको इलेक्ट्रिक तरीके से इलेक्ट्रिक डिलीवरी करने के लिए इसको जो है इन दोनों के बीच में GOBP और जोमेटो के बीच में समझौता हुआ है ताकि मोबिलिटी की सेवाएं, मोबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो लगने वाला समय है, जो समय है या जो सर्विसेज है उसको जो है बहुत ईजी किया जा सके। तो इसलिए जियो और जोमेटो ने अपने साथ में जो है एक MOU जो है वो साइन किया है, समझौता साइन किया, MOU नहीं सॉरी, समझौता जो है उसको साइन किया है। तो इसमें है कि 2030 तक जो है 100% इलेक्ट्रिक डिलीवरी वाहन जो है, वाहनों का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। फिर देखिए, देश की पहली निजी ट्रेन जो है उसका शुभारंभ किया गया है। जो दक्षिणी जोन है रेलवे का, उसने भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी तौर पर चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है 14 जून से। और अगर फ्रेंड्स आपको याद हो तो मैंने भारत गौरव योजना के बारे में आपको पहले बताया था कि जितने भी जो हमारे तीर्थ स्थल होते हैं या फिर जो टूरिज़्म रिलेटेड साइट्स होती हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से कम्युनिकेशन को या फिर संचार को या फिर लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रकार की ट्रेन्स चलाई जाएंगी जो कि उसी डेस्टिनेशन पे पर्टिकुलरली आपको पहुंचाएंगी। तो ये भारत गौरव योजना का उद्देश्य था कि भाई जो तीर्थ स्थल होते हैं, जो टूरिज़्म स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पर ट्रेन को पहुँचाया जा सके। और इसको जो है आपके जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट है उसके लिए भारत गौरव ट्रेन जो योजना है इसकी घोषणा की थी 23 नवंबर 2021 को। ठीक है, और इससे क्या करेंगे कि विभिन्न जो ऐतिहासिक स्थल है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल है, तीर्थ स्थल है, उन सभी की जो है यात्रा की जा सकेगी। तो इसी के तहत ये पहली जो है निजी ट्रेन जो है यहाँ पर चलाई जाएगी और ये चलाई जाएगी आपके कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु से शिरडी महाराष्ट्र तक। तमिलनाडु से महाराष्ट्र के लिए, शिरडी महाराष्ट्र के लिए इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत गौरव योजना के बारे में ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट के बारे में है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो यूक्रेन वॉर अगर हमने जो देखने में आया था और जो कोविड-19 वाली जो स्थिति थी, तो उसके तहत कई चीज़ों की आपूर्ति जो श्रृंखला है उसमें बाधा आई थी। जैसे कि जो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो सिलिकॉन जो उन चीज़ों का यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है, चिप्स का यूज़ होता है, तो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली थी। तो इसी के लिए जो है यहाँ पर डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो हमारे यहाँ पर भारत के हैदराबाद में जो है इसको लगाया गया है और इसके लिए तेलंगाना सरकार और बेंगलुरु बेस्ड इलिस्ट के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। जैसे ये जो फैब बेस्ड जो ये यूनिट है ये स्थापित की जाएगी, तो भारत जो है अमेरिका, चाइना और जापान जैसे देशों के साथ वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा, जहां पर जो है ये इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन प्रोग्राम के तहत जो है इस प्रकार की डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट लगाई जाएगी। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये ध्यान रखिएगा कि डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ लगाई जाएगी, हैदराबाद में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स राउंड अप में क्या न्यूज़ है। तो राउंड अप में एक छोटी सी न्यूज़ है, ये तो आपने पढ़ी होगी कि सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ते हुए इराक के बाद भारत जो है सबसे बड़ा जो तेल ले रहा है, जो तेल का आयात कर रहा है, वो जो है रशिया से कर रहा है। रशिया में भी जो है ऑयल काफ़ी सस्ता हो रहा है, तो क्योंकि वहाँ पर यूक्रेन वॉर के चलते जो है ऑयल की आपूर्ति बहुत सस्ती हो गई, तो इसलिए भारत जो है अपने भंडार क्षमता जो है वो इससे अपना स्टॉक जो है वो भर रहा है। फिर देखिए NPCI के बारे में आप जानते होंगे। NPCI जो आपका जो रुपे कार्ड जिसने लॉन्च किया है, तो NPCI जो कंपनी है उसने, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पेमेंट्स इसका जो है नेशनल पेमेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, NP और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने जो है फ्रांसीसी कंपनी जो है जिसका नाम है लाइरा नेटवर्क, इसके साथ में एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो हमारा UPI है और जो रुपे कार्ड है वो फ्रांस में भी जो है वो स्वीकृत किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है हमारे लिए कि फ्रांस में भी जो है UPI और हमारा यहाँ का जो पेमेंट कार्ड है, रुपे कार्ड है, वो वहाँ पर फ्रांस में भी जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी कंपनी के साथ हमने समझौता किया है।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्थिक परिदृश्य। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे और फिर हम स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ेंगे। तो अभी इसके 3 वीडियोस और आने बाकी हैं, घबराइएगा मत। 20-20 मिनट के ही वीडियोस होंगे और आपको बहुत सहूलियत रहेगी पढ़ने में। बस आप जैसे बताया जाता है उस हिसाब से इसको पढ़ते रहिए और जो पुराने क्वेश्चंस जो आते हैं उनको भी एक बार सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चले, आपको कॉन्फिडेंस आए कि मैगजीन में से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं और आपका पढ़ने का भी इसको मन करे। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा तो कहूँगी नहीं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर ही देंगे, और जो भी होता है वो सब आप देख लीजिएगा उसमें। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।